नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 7 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत हाल ही में बोत्सवाना से भारत में कितने और चीते लाने की घोषणा की गई है। तो अभी भारत में 8 चीते और लाए जाएंगे। आपको पता है कि भारत ने स्टार्ट किया है टाइगर चीता, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता क्या स्टार्ट किया भारत ने। प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट हुआ था भारत में कब? तो 17 सितंबर 2022 को स्टार्ट होता है, क्योंकि चीते भारत में विलुप्त हो रहे थे। इसकी घोषणा कब हुई थी? 1952 में, ठीक है। और ये उसके बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है भारत में चीते लाने का। तो पहली बार अभी चीता कुछ दिन पहले लाया गया था। कहाँ से? नामीबिया से। कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से लाया गया था। कितने चीते लाए गए थे वहाँ से? 8 चीते लाए गए थे। इसमें से कुछ मतलब मर भी गए हैं, ठीक है। और इसको रखा कहाँ गया था? कूनो में। कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पर इसको रखा गया था। उसके बाद दोबारा लाए गए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से दोबारा लाए गए चीते। यहाँ से कितने लाए गए थे? तो 12 चीते यहाँ से लाए गए थे, ठीक है। तो और अब तीसरी बार फिर से चीते लाए जा रहे हैं। वो कहाँ से? तीसरी बार तो ये बोत्सवाना से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बोत्सवाना से आ रहा है चीता। कितने चीते आएंगे? 8 चीते। और इसको भी कहाँ रखा जाएगा? तो कूनो नेशनल पार्क में इसको भी रखा जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो बोत्सवाना से कुल 8 चीते लाए जाएंगे, ठीक है। यह चीते दिसंबर 2025 तक आने की उम्मीद है भारत में, ठीक है। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कहाँ पर लाया जाएगा? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा, जहाँ पहले से ही अन्य चीते मौजूद हैं। उद्देश्य की बात करेंगे तो यह प्रोजेक्ट चीता पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में चीते की आबादी फिर से स्थापित करना है। बाकी चीते की बात आई, मैंने परसों ही आप लोग को पढ़ाया था कि चीतों के जो घर हैं, तो पहला कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दूसरा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और तीसरा भी बना है लेटेस्ट, मैंने परसों पढ़ाया था आपको, ठीक है। वो कौन सा था? तो फर्स्ट चीतों के घर की बात पूरा समझते हैं। चीतों का घर, ठीक है। भारत में पहला कौन था? तो वही कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। सेकंड क्या था इनका? सेकंड है आपका गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपका तीसरा हो जाएगा। ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, इसको ध्यान रखें। और अब तीसरा कौन बन गया है? तीसरा घर कौन बनेगा इनका? नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। नौरादेही, ठीक है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका तीसरा हो जाएगा। और तीसरा भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर जो दूसरा इनका घर बनाया गया था, जो कूनो में आए थे चीते ना, उन्हीं को ट्रांसफ़र किया गया था यहाँ पर। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि अगर कभी पूछे कि चीतों का वैज्ञानिक नाम क्या है? चीतों का वैज्ञानिक नाम अगर पूछ ले कभी आपसे, ठीक है, तो उसको लिख लीजिए आप लोग। चीतों का वैज्ञानिक नाम होता है एकिनोनिक्स जुबेट्स। क्या नाम हो जाएगा? एकिनोनिक्स, ठीक है, जुबेट्स। ये इसका साइंटिफिक नेम है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो भी मैं लिख देता हूँ, ACI। ये इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीतों का वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नेम है। बाकी ये सारी बात होगी चीतों के बारे में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों के परीक्षण के लिए कौन सा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया है? कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है? तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोजेक्ट सन कैचर। तो गूगल ने हाल ही में अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्र का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर को लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो अंतरिक्ष में AI कंप्यूटिंग सिस्टम स्थापित करना और उसका परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। इसका टारगेट क्या है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग करके AI की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करना। बाकी इसमें इस प्रोजेक्ट में गूगल अपने विशेष रूप से डिजाइन किए गए TPUS यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो AI चिप है, ठीक है, इसका उपयोग करेगा। कैसे काम करेगा ये?
यह एक डेटा सेंटर और संचालित उपग्रहों के एक समूह के रूप में पृथ्वी की निचली कक्षाएं लोअर अर्थ ऑर्बिट में होंगे, इसको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बाकी गूगल की बात आई है तो उसकी बात भी हम लोग कर लेंगे। किसकी बात हुई है? गूगल की। तो पहली बात, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? गूगल का फॉर्मेशन हुआ था 1998 में। 1998 में इसका स्थापना होता है। अच्छा, इसकी अगर पेरेंट कंपनी का नाम पूछे तो उसकी अल्फ़ाबेट नाम है। गूगल की अगर पेरेंट जो है कंपनी का अगर नाम पूछे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट। क्या नाम है उसका? अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये इसका नाम है, इसकी पेरेंट कंपनी, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर गूगल की बात करें हम लोग तो इसका स्थापना तो 1998 में हुआ ही। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? गूगल के फाउंडर अगर पूछे तो लैरी पेज और सेर्गी ब्रेन थे। कौन थे? लैरी पेज, ठीक है, और कौन थे? सेर्गी ब्रेन इसके फाउंडर थे, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ मिलेगा? कैलिफोर्निया में। कहाँ पर मिलेगा? कैलिफोर्निया मिलेगा, इसको भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है। और इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? तो भारतीय मूल के हैं ये, सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें हो गई गूगल के बारे में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में जन्मी भारतीय मूल की वह कौन सी व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में यूएसए के वर्जीनिया प्रांत के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव वहाँ पर जीता है इन्होंने। तो ये है गजाला हाशमी। कौन है? गजाला हाशमी है, ये फोटो में आपको दिख रही हैं। तो हैदराबाद में जन्मी भारतीय मूल की गजाला हाशमी जो हैं हाल ही में अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव इन्होंने जीता है। ठीक है, किस पार्टी से थी ये? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ऐतिहासिक उपलब्धि इसमें क्या है? तो यह वर्जीनिया में इस पद पर चुनी जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी और पहली मुस्लिम महिला हैं। ये भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है। बाकी एक चीज़ वहाँ पर और एक लोग मेयर बने हैं, तो न्यूयॉर्क शहर जो वहाँ पर है आपका यूएसए में, तो हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय मूल के वहाँ पर जोहरान ममदानी यहाँ पर जो कि मेयर का चुनाव जीत गए हैं, ये भी न्यूज़ है। ठीक है, इन्होंने अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, इसलिए थोड़ा चर्चे में है, इसको ध्यान रखें आप। बाकी आपको पता है कि यूएसए जो है, ठीक है, इसमें 50 प्रांत शामिल हैं टोटल। कितने प्रांत होते हैं? 50 प्रांत में, और हर प्रांत में 2 सीटें होती हैं, तो टोटल 100 सीटें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसी में से न्यूयॉर्क और वर्जीनिया एक एक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बहुराज्यीय ड्रग्स नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन किस एजेंसी ने चलाया है? तो इसको आपको चलाया डीआरआई ने, राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। तो हाल ही में बहुराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई द्वारा चलाया गया है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका जो कंटेंट होता है मतलब वो ज़्यादातर हिंदी मतलब माध्यम को लेकर के रहता है, तो इसलिए रहता है क्योंकि दोनों अगर हिंदी इंग्लिश लेके चलेंगे तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखने के लिए काफ़ी स्लाइडें बन जाएंगी उससे, तो काफ़ी दिक्कत होता है उससे। ठीक है, बाकी मैं जो मेन चीज़ें रहती है उसके लिए मैं तो बताता ही हूँ। देखिए मैं कुछ कुछ यहाँ पर ऐड किया हूँ जो इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी अब देख लीजिए। ठीक है, समझ में तो आ ही जाता होगा आप लोग को। जैसे नाम वगैरह होता है इंपॉर्टेंट, तो इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत थी, इसको तो मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, बाकी आते हैं इस पर। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो अवैध सिंथेटिक ड्रग्स निर्माण इकाइयों को ध्वस्त करना और अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क को ख़त्म करना इसका उद्देश्य है। अच्छा, इसमें जो एक ड्रग पाया गया है गुजरात वाले एरिया में, वो बनाया जा रहा था, जो कि भारत में वो बैन किया जा चुका है। ठीक है, एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसको बैन किया जा चुका है। ठीक है, वो वहाँ पर बनाए जा रहे थे, वही अभी पकड़ा गया है। तो मुख्य कार्रवाई की बात करेंगे तो इस ऑपरेशन के तहत गुजरात के वलसाड में अल्पाजोलम, यही वो ड्रग है जिसको भारत में बैन किया गया हुआ है। ठीक है, इसी को पकड़ा गया वहाँ पर। क्या नाम है इसका? अल्पाजोलम बनाने वाली एक गुप्त निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया गया है। ठीक है, जब्ती की बात करेंगे तो ऑपरेशन में लगभग 22 करोड़ मूल्य के तैयार और अर्ध तैयार अल्पाजोलम दवाएं साथ ही कच्चा माल जब्त किया गया है। तो और ये किस कानून के थ्रू बंद किया गया था अल्पाजोल? तो यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 10 नंबर के दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार
किस फिल्म ने जीता है। देखिए दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ होता है, और दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होता है इनके नाम पर, वो अलग होता है। तो ये किसको मिला है, तो स्त्री 2 मूवी को मिला है, इसको ध्यान रखें। और जो इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये किसको मिला है, तो ये मोहन को मिला है, मोहनलाल, मलयालम के एक्टर हैं ये, मलयालम के ये एक्टर हैं, इनको मिला है। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करेंगे, इस बार इसका 10वां मतलब संस्करण था ये। इसका आयोजन मुंबई के वर्ली स्थित NSCI डोम में आयोजित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म की बात करेंगे तो स्त्री 2 हो जाएगी, और बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो कार्तिक आर्यन है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो कृति सेनन वहाँ पर बनी है, और फिल्म ऑफ द ईयर कल्कि मूवी को चुना गया यहाँ पर। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो कबीर खान है, जिन्होंने हाल ही में फिल्म चंदू चैंपियन बनाया था। और बेस्ट वेब सीरीज की बात करेंगे तो पंचायत 3 वेब सीरीज को मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आप लोग को बताया कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि सर्वोच्च फिल्म सम्मान है भारत में, ये 2023 वाला जो दिया गया 25 में, ठीक है। अनुभवी अभिनेता मोहनलाल, जो कि कहाँ के हैं, मलयालम, मलयालम यानी केरल के एक्टर हैं, इनको दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में इसको प्रदान किया जाता है। बाकी चलिए हम लोग कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड 2025 वाले, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2025, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड के लिए मिला था, बेस्ट मूवी का अवार्ड इसमें किसको मिला था, तो अनोरा मूवी को, किसको मिला था, अनोरा को मिला था, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं पर हम लोग बेस्ट अगर एक्टर की बात करेंगे, ठीक है, बेस्ट एक्टर की बात करेंगे, एड्रीन ब्रॉडी को मिला था, किसको मिला था, एड्रीन ब्रॉडी को मिला था, किस मूवी के लिए, द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। कौन सी मूवी हो जाएगी इनकी, द ब्रूटलिस्ट, इस मूवी के लिए दिया गया था। बेस्ट हम लोग अगर एक्ट्रेस की बात करेंगे यानी अभिनेत्री की बात करेंगे तो अनोरा जो मूवी है, इसी मूवी की एक्ट्रेस हैं माइकी मेडिसोन, क्या हो जाए नाम हो जाएगा इनका, माइकी मेडिसोन, ये इनको दिया गया है, मेडिसोन, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे, बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे, ये किसको मिला है, तो सेन बेकर को मिला है, अनोरा मूवी के लिए ही, किसको मिला है, सेन बेकर को दिया गया है, किसके लिए, तो अनोरा मूवी के लिए दिया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ऑस्कर अवार्ड का इस बार का किस नंबर का संस्करण था ये, तो 97 नंबर का था। तो इतना आप लोग ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर शुरू हुआ है, ठीक है, दोहा कतर में स्टार्ट हुआ है। तो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, दोहा कतर में, जो कि 4 से लेकर के 6 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया, ठीक है। आयोजक कौन थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कतर सरकार की मेजबानी में से बुलाया, ठीक है। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था ये, तो 1995 में हुआ था, कोपेनहेगन डेनमार्क में। भारत की तरफ से इसमें इस बार 2025 वाले में किसने पार्टिसिपेट किया, तो श्रम और रोजगार मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्या था इसका आधार स्तंभ, क्या होता है इसका, तो गरीबी उन्मूलन, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सामाजिक एकीकरण, इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, जिस पर कार्रवाई इसमें, इसी कार्रवाई पर तेजी लाना इसमें इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसके साथ मिलकर मलेशिया में UPI भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग किया है, तो रेजर पे ने किया है, ठीक है। NPCI की बात आई है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाता है NPCI का। UPI को बनाने वाला यही है, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो UPI को किसने बनाया था, NPCI ने बनाया था। तो अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने मलेशिया में UPI सेवाओं के विस्तार के लिए रेजर पे के साथ साझेदारी किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। जिक्र किसका हो रहा है, तो मलेशिया का, किसका हो रहा है, मलेशिया का। मलेशिया की राजधानी क्या होती है, यानी कैपिटल यहाँ की क्या होती है, कोलालमपुर, क्या होती है, कोलालमपुर यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुद्रा की बात करेंगे यहाँ पर, रिंगित यहाँ पर चलता है मुद्रा, यहाँ की मुद्रा क्या होती है, रिंगित, यहाँ पे मुद्रा चलती है, इसको भी ध्यान रखें आप।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में कितनी भारतीय महिला खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो 3 खिलाड़ियों को मिली है। ठीक है, तो हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के समापन के बाद घोषित टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में कुल 3 भारतीय महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। एक तो स्मृति मंधाना है, ठीक है, जो कि भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में 434 रन बनाकर दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी थी। और दूसरी हैं जेमिमा रोड्रिग्स, ठीक है, इनको शामिल किया गया। और तीसरी दीप्ति शर्मा, जो कि ऑलराउंडर हैं, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही थी, इनको शामिल किया गया है। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं वर्ल्ड कप जो कि महिलाओं ने जीता इस बार। ठीक है, वुमेन वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, पहली बात तो इसका होस्ट कौन था इस बार? तो होस्ट कौन रहा इसका? भारत और साथ में श्रीलंका। श्रीलंका में वही मैच खेले गए थे जो पाकिस्तान से रिलेटेड थे। ठीक है, मेन भारत ही था इसमें। बाकी हम लोग इसमें अगला बात करें, जीता किसने? भारत ने। हारा कौन? तो साउथ अफ्रीका। कौन हार गया? साउथ अफ्रीका भारत से हार गया था। ठीक है, टोटल टीम की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। टीम टोटल कितनी थी इसमें? 8 टीमें थी। अच्छा, भारतीय टीम की कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर, ये भारत की कैप्टन थी, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग बात करें कि इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही थी? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये कौन रही थी? तो ये रही थी आपकी दीप्ति शर्मा। ठीक है, यही बात हो रहा है कि इनको शामिल किया गया, दीप्ति शर्मा यही हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी यहाँ पर? प्लेयर ऑफ द मैच तो ये रही थी शिफाली वर्मा। कौन थी? शिफाली वर्मा थी, इसको आपको ध्यान रखना है। इतनी बात ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मेघालय के सोहरा में पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इसका शिलान्यास किया है। तो आधारशिला रखने वाले केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ इन्होंने ऐसा किया है। परियोजना का नाम क्या दिया गया है? सोहरा चेरापूंजी में, जो कि मेघालय में स्थित है। परियोजना का नाम वही क्या हो जाएगा? एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट। ठीक है, योजना का नाम क्या है? तो पीएम डिवाइन योजना के तहत इसको वहाँ पर लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल है पीएम डिवाइन योजना। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो हमारा है, ठीक है, उसके विकास से संबंधित कौन है? पीएम डिवाइन योजना। उद्देश्य की बात करेंगे, सोहरा एक अस्थायी विश्व स्तरीय इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। और क्या किया जाना है वहाँ पे? तो पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना, मतलब रोजगार पैदा करना, रोजगार जनरेट करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और पर्यटन विभाग को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा के कटक में शुरू हुआ बाली यात्रा महोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित किया जा रहा है? मतलब किस नदी के बगल में आयोजित किया जा रहा है? तो आपको पता है उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है? महानदी। ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो हाल ही में उड़ीसा कटक में शुरू हुआ बाली यात्रा महोत्सव 25 वाला महानदी के किनारे आयोजित किया गया है। ठीक है, यह उत्सव 5 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक चलने वाला है। 7 दिनों तक होता है जनरली। महत्व की बात करेंगे तो यह एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला माना जाता है। समय की बात करेंगे तो यह प्रतिवर्ष उड़िया कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा में शुरू होता है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? तो यह उड़ीसा यानी प्राचीन, जो कि कलिंग नाम था इसका, इसके समुद्री व्यापार गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब प्राचीन ओडिया व्यापारी साधवा, पाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका जैसे दूर देशों के लिए समुद्री यात्रा करते थे। बाकी सेशन खत्म हो गया। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग आई है विश्वविद्यालय की 2026 वाली, उसमें भारत का कौन सा संस्थान जो है टॉप पर है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। कंटेंट से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें। और ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।